इसमें काव्य रचना के कारणों पर चर्चा की गई है कि काव्य रचना क्या है, क्यों किया जाता है। यस, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, साहित्य का मूल प्रयोजन या उद्देश्य मानव संवेदना का विस्तार, संस्कार और परिष्कार करना है। इसी अर्थ में सृजन को सांस्कृतिक प्रक्रिया कहा जाता है। यह प्रक्रिया मानव की भावनात्मक ज्ञानात्मक संवेदना को संशोधित संपादित करती हुई बृहत्तर मानवीय संवेदना और सामाजिकता में निखार लाती है। देश काल की समस्याओं, चिंताओं, चुनौतियों, द्वंद्व, तनावों, संघर्षों के प्रति साहित्य हमें जागरूक बनाता है। सृजन का उद्देश्य यही होता है कि वह मानवीय चेतना को विकसित करे और मानव चेतना के सीमांतों का विस्तार करे, मनुष्य की मनुष्यता या मानव की मानवीयता में वृद्धि करे। यही कारण है कि सृजन कर्म का श्रेय यह है आनंद और प्रेय है लोक मंगल। इन्हीं दो प्रयोजनों के अंतर्गत साहित्य के सभी प्रयोजन समाहित हो जाते हैं। संस्कृत के आचार्य कवियों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। तो संस्कृत के रचनाकार और आचार्यों ने जीवन के सभी पक्षों की अभिव्यक्ति या समग्रता में जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य प्रयोजन या सृजन उद्देश्य माना है। इसका प्रमाण यह है कि वे जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष यानी चारों पक्षों की सिद्धि चाहते हैं। संस्कृत के आचार्य ने अपने देश काल की सामाजिकता के संदर्भ पर ध्यान देकर कहा था कि काव्य अर्थ का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन है। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाट्य और काव्य को धर्म, यश, आयु का साधक, लोक कल्याणकारी, बुद्धि का वर्धक और लोकोपदेशक माना है। ठीक है, तो उनके नाट्य शास्त्र में उन्होंने ये बातें कही हैं। फिर भरत के बाद आचार्य भामा ने काव्य अलंकार जो उनकी रचना है, अपने ग्रंथ में पुरुषार्थ चतुष्टय के अतिरिक्त कलाओं में विलक्षणता, प्रीति एवं कृति को भी काव्य का प्रयोजन माना। काव्य में सभी कलाओं की पोषक भूमिका को मानते हुए कहा, जो उनका वाक्य है उन काव्य अलंकार में निहित। इन काव्य प्रयोजनों को गिनते समय भामा के साथ भरत का आदर्श था। शायद यही कारण है कि इन दोनों के काव्य प्रयोजन चर्चा में काफ़ी साम्य हैं। भरत के धर्म और यशस्य विशेषण भामा के यहाँ क्रमशः धर्म और कीर्ति के रूप में निर्दिष्ट है। भरत का बुद्धि विवर्धन ही भामा में वैच्छन्य कलासु का पर्याय बनकर आया। संस्कृत के आचार्यों के सामने प्राय भामा का काव्य प्रयोजन संबंधी मत आदर्श रहा। रुद्रष्ट ने पुरुषार्थ चातुष्य को काव्य प्रयोजन माना और उन्होंने काव्य प्रयोजन में आह्लाद को प्रधानता देते हुए चतुर्वर्ग की चर्चा की। वामन तथा भोज ने कीर्ति और प्रीति को काव्य प्रयोजन माना। विश्वनाथ ने पुरुषार्थ चतुष्टय चतुर्वर्ग और अग्नि पुराणकार ने त्रिवर्ग यानी मोक्ष को छोड़कर ही काव्य प्रयोजन स्वीकार किया। रुद्रष्ट और कुंतक ने चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के साथ अनर्थ का शमन, विपत्ति का निवारण, रोग से मुक्ति, मनोवांछित वरदान की प्राप्ति, व्यवहार औचित्य का परिज्ञान, हृदय आह्लाद कहकर आचार्य मम्मट के लिए भूमि तैयार की। मम्मट ने भरत से लेकर कुंतक तक की काव्य प्रयोजना चर्चा को समेटते हुए कहा, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश शिवेतर छत्ते शब्द परिनिवृत्त्यम कांता समित तयो उपदेश युजे। काव्य प्रकाश में ये बातें उन्होंने कही। मम्मट ने काव्य प्रयोजन की सूची में कवि और पाठक दोनों के काव्य प्रयोजनों को प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत कर दिया है। उनके मत से यश, कविता का प्रयोजन कवि को यश दिलाना, मनुष्य की यश पाने की इच्छा तीव्र होती है और काव्य सृजन के माध्यम से वह इस इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। कालिदास जैसे कवि भी यश प्रार्थी होने की आंतरिक अभिलाषा रखता और आधुनिक रचनाकार भी। धन, कवि को कविता से धन की प्राप्ति होती है। राजाश्रय प्राप्त कवि अपने आश्रयदाताओं से धन पाते थे। हिंदी के रीतिकालीन कवि बिहारी पद्माकर देव ने राजाओं से अपार संपत्ति प्राप्ति की थी। बिहारी लाल को हर दोहे पर असरफी मिलना प्रसिद्ध है।
व्यवहार ज्ञान कवि कविता में जीवन अनुभवों का खरापन पैदा करके ही बड़ा होता है। हिंदी कविता में अमीर खुसरो, तुलसी, कबीर, रस खान, रहीम, भरतेंदु निराला मुक्ति बोध का रचना क्रम में जीवन का व्यवहारिक ज्ञान देता है। हिंदी प्रदेशों में आज भी रहीम, तुलसी, कबीर आदि जनता की जुबान पर रहते हैं। बात बात में उनकी पंक्तियाँ उद्धृत करते हुए लोग अपने कथन की प्रामाणिकता की पुष्टि करते हैं। शिवेतरचित्य यानी कविता अमंगल का नाश होता है, यह विश्वास बहुत पुराना है। रौद्र स्रोत, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, सूरसागर आदि पाठ इसी दृष्टि से भी किया गया। शंख पर्वत पर निर्वृत्य, शंदत्य पर निर्वृत्य अर्थात तत्काल दुख का नाश और आनंद की प्राप्ति। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक किया काव्य का प्राण रस को माना है, ना ही रसादित्य कश्चिदर्थ नियंता रस ही है। भरत मुनि ने कहा कि मेरे द्वारा रचित नाट्य दुख से पीड़ित, थके मांदे, शोक संतप्त, असहाय लोगों के लिए समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला। आगे चलकर भारतीय काव्य शास्त्र में से रस के जिस संवेद तो शांति रूप का विकास हुआ उसका बीज भरत में विद्यमान है। अभिनव गुप्त ने नट निष्ठ रस को सामाजिक और सहृदय निष्ठ तक पहुंचाकर सहृदय के रस का प्रतिपादन किया। अभिनव ने रस को ही काव्य का प्रयोजन माना। संस्कृत और हिंदी की चिंतन परंपरा में जिन आचार्यों ने रस को आनंद रूप आस्वाद को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया, वे इसी परंपरा का विस्तार कर रहे थे। हिंदी में हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र आदि ने रस को ही काव्य का सर्वस्व माना। इधर नई कविता के काल में रस और रस सिद्धांत का खंडन किया गया। कांता सम्मित उपदेश, कविता मधुर भाषिणी स्त्री की तरह लोकहितकारी उपदेश देती है। कांता का अर्थ है पति का हित चाहने वाली पत्नी। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी जो पति को बराबर समझाती है और दूसरों की पत्नी और संपत्ति का हरण करने वाले का नाश होता तो सीता वापस कर देनी चाहिए। इस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन की चर्चा को कवि और सहृदय दोनों की दृष्टि से की गई। उदाहरण के लिए मम्मट के आधार पर कहा जा सकता है कि यश और अर्थ तो मूलतः कवि को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन रस या आनंद जो है वो व्यवहार ज्ञान, कांता, सम्मित उपदेश, सहृदय को। इनमें से प्रीति और आनंद की स्थिति से सहृदय के साथ स्पष्ट है, परंतु व्यवहार ज्ञान वस्तुतः शिक्षा का ही पर्याय है। कविता मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रति जागरूक बनाती है। इस प्रकार मम्मट या अन्य संस्कृत आचार्यों के मत से काव्य के प्रधान प्रयोजन दो है, शिक्षा या लोकमंगल, रस, प्रीति या आनंद। इन दोनों में भी आनंद को ही सकल प्रयोजन मौलिभूत कहा गया है। कुछ आचार्य चतुर्वर्ग फल यानी अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन के पुरुषार्थों की सिद्धि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। पाश्चात्य चिंतक रचनाकारों द्वारा निरूपित काव्य प्रयोजन। पश्चिम में काव्य प्रयोजन को लेकर दो दृष्टियां सक्रिय रही। पहला कला के लिए, कला जीवन के लिए। प्लेटो का आविर्भाव एथेंस के पतन काल में हुआ था। आध्यात्मिक और नैतिक हास के इस युग में प्लेटो की मूल चिंता आदर्श राज्य की स्थापना, नागरिकों की उचित शिक्षा, चरित्र चित्रण, नैतिक आदर्शों के द्वारा नैतिक मूल्यों के महत्व प्रतिष्ठा पर आधारित थी। प्लेटो के मत के विषय में यह सर्वविदित है कि वे सत्य और शिव को आधार बनाकर ही काव्य की निंदा करते हैं। प्लेटो का कवि के विरुद्ध निर्णय कवियों के लिए आदर्श राज्य में प्रवेश निषेध ही इसीलिए है कि दैवी शरण से विक्षेपावस्था को प्राप्त कवि पाठक की भावनाओं को उत्तेजित करता है, भड़काता है, अनियंत्रित करता है, फैलाता है। कविता का यह अनैतिक स्वभाव हानिकारक है। प्लेटो का कहना है कि इतव हम न्यायपूर्वक एक सुशासित नगर में उसका प्रवेश निषिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि वह आत्मा के इस पक्ष को उद्बुद्ध, पोषित और दृढ़ करता है तथा विवेक पक्ष को नष्ट करता है।
प्लेटो ने काव्य का निषेध अनुकरण का अनुकरण होने मात्र से नहीं किया, बल्कि पाठक पर उसके अनैतिक प्रभाव के कारण किया था। प्लेटो का काव्य प्रयोजन संबंधी निर्णय स्पष्ट है कि मानव प्रकृति में जो महान और शुभ है, नैतिक और न्याय परायण है, उसका उद्घाटन ही कवि कर्म का अभिष्ट प्रयोजन होना चाहिए। संक्षेप में कवि दार्शनिक प्लेटो ने कला के आनंद सिद्धांत से आगे बढ़कर लोकमंगल सिद्धांत की महत्व प्रतिष्ठा की है। अरस्तु ने कदाचित प्लेटो के इस विचार को स्वीकार करते हुए अपने काव्य शास्त्र में काव्य के सत्य और शिव का तर्कपूर्ण रीति से प्रतिपादन किया। ठीक है, काव्य शास्त्र के आरंभ में ही उन्होंने अनुकरण रूप काव्य के दो स्पष्ट प्रयोजन माने, शिक्षा या ज्ञान अर्जन, आनंद। अरस्तु का प्रसिद्ध कथन और आरंभ में वह सब कुछ अनुकरण के द्वारा ही सीखता है। काव्य का आनंद आध्यात्मिक आनंद न होकर भौतिक आनंद है, परंतु वह सामान्य आनंद न होकर अनुकरण जन्य आनंद है। अरस्तु के अनुसार यह आनंद एक विशिष्ट प्रकार के प्रत्याभिमान का आनंद है। किसी देखी हुई वस्तु को पहचानने का आनंद, जो एक और तो वस्तु को देखने के आनंद से भिन्न है, और दूसरी ओर शिल्प विधान या कौशल की चमत्कार क्षमता से भिन्न आनंद। यहाँ अनुकृत का अर्थ है भाव कल्पनात्मक पुनर्निर्मिति। अरस्तु के अनुसार काव्य का सार्वभौमिक सत्य मूलतः मानव सत्य का पर्याय है। अरस्तु का विरेचन से तात्पर्य भाव परिष्कार और भाव उन्नयन है। मतलब उनका कहना था व्यापक अर्थ में काव्य मात्र का प्रयोजन विरेचन, और विरेचन से तात्पर्य भाव परिष्कार या भाव उन्नयन। विश्लेष शास्त्र भी काव्य प्रयोजन की चर्चा में विरेचन सिद्धांत को महत्वपूर्ण मानता है। पाश्चात्य साहित्य चिंतन में प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम लाइनचाइनस का है। ग्रंथ जो उनके हैं परिप्सुस अर्थात उदात्त के विषय में अथवा काव्य के उदात्त तत्व। लाइनचाइनस कहते हैं वह वाणी का ऐसा विशिष्ट है, चमत्कार और चरम उत्कर्ष है, जिससे महान कवियों और इतिहासकारों को जीवन में प्रतिष्ठा और यश मिलता है। यह कारण यह है कि अपितु उसके मन में आह्लाद उत्पन्न करने में सक्षम होता। उदात्त की शक्ति से पाठक कीर्ति भाव को आत्मतिक्रमण के रूप में ग्रहण करता। उदात्त के अंतर्गत कोरे चमत्कारवाद या वाग आडम्बर का कोई स्थान नहीं है। महान सृजन महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। उदात्तता भी एक विशेष अर्थ में भाव परिष्कार, भाव उन्नयन और विरेचन सिद्धांत ही है। काव्य प्रयोजन को लेकर लाइनचाइनस ने रीतिवाद चमत्कारवादी काव्य प्रयोजन का खंडन करते हुए लोकमंगलवादी काव्य शास्त्र का समर्थन किया। महान काव्य वही है जो सभी को सब कालों में आनंद प्रदान करे, और समय जिसे पुराना न कर सके वह नूतन प्रतीत होता रहे। इस प्रकार आनंद या आत्मा अतिक्रमण ही साहित्य का प्रधान प्रयोजन है। नव प्लेटोवाद और नव अभिजात्यवाद के उदय काल में प्लॉटिन्स ने दर्शन पर आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उनके विचार से कविता परम चैतन्य तक पहुंचने की सीढ़ी का काम करती है। इस तरह कविता के दो प्रयोजन हैं, आनंद और परम चेतन का सौंदर्य का साक्षात्कार। नवजागरण काल की चेतना और काव्य प्रयोजन दृष्टि। तो नवजागरण काल में पढ़ते हैं क्या मत थे। नवजागरण प्राचीन ज्ञान के प्रति आकर्षण और उसके पुनः अवगाहन की प्रवृत्ति के साथ रेनेसां या नवजागरण अपने समय के वर्तमान को भी तलाशने, परखने और सुधारने संवारने का काम करता है। विज्ञान और तर्क का आधार ग्रहण करते हुए रूढ़ और जर्जर जीवन दृष्टि तथा जीवन मूल्यों का बहिष्कार करता है। इस तरह 15वीं शताब्दी के यूरोपीय रेनेसां ने मध्ययुगीनता के बंधनों से मानव को मुक्त कर व्यक्तित्व चेतना, व्यक्ति स्वतंत्र भावना, सृष्टि के केंद्र में मानव की प्रतिष्ठा और पाद्रीवाद में अनास्था
परलोकवाद के प्रति संशय तथा नवीन तर्कवाद को प्रस्तुत किया। साहित्य और कला में परलोकवाद के स्थान पर इहलौकिक चिंतन, ऐहिक मूल्य चेतना का महत्व बढ़ा। धर्मनिरपेक्ष मानववाद के उदय ने नए बुद्धिजीवियों के लिए चिंतन का नया पथ प्रशस्त किया। स्पेंसर, मार्लो, शेक्सपियर की सृजन दृष्टि इसी नवीन ऊर्जा से अनुप्राणित है। इस साहित्य का प्रयोजन है मानव की संवेदनात्मक ज्ञानात्मक चेतना का विकास और परिष्कार। नव अभिजात्यवाद और नव प्लेटोवाद। नव जागरण युग के साहित्य में व्यक्ति स्वातंत्र्य भावना के अतिवाद से जब अराजकता फैलने लगी तो अभिजात्यवाद की ओर झुकाव बढ़ने लगा। नव अभिजात्यवाद के उदय से साहित्य के क्षेत्र में असर पड़ा। साहित्य में प्रभाव फ्रांस में दिखाई दिया जहाँ अरस्तू और होरेस के सिद्धांतों की नवीन व्याख्याएं हुई। नव अभिजात्यवाद का प्रवेश 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में हुआ, किंतु 18वीं शताब्दी के इंग्लैंड में नव अभिजात्यवाद सिद्धांतों की स्थापना डॉक्टर सैमुअल जॉनसन और अलेक्जेंडर पॉप आदि ने की थी। इन सभी ने साहित्य प्रयोजन के रूप में आनंद और नैतिक आदर्शों की शिक्षा को महत्व दिया। स्वच्छंदतावाद। 16वीं-17वीं शताब्दी में नव अभिजात्यवाद के साथ साथ नव मानववाद का भी विकास हुआ। इस मानववाद में न केवल मानव को विश्व केंद्र में माना गया बल्कि आत्मवाद का भी खास ढंग से प्रतिष्ठा हुई। साहित्य और कला के क्षेत्र के रीतिवाद का सृजन में विरोध बढ़ने लगा और रचनाकार आत्म अभिव्यक्ति के लिए बेचैनी व्यक्त करने लगे। औद्योगिक क्रांति और सामंतवादी ढांचे के ढह जाने के कारण समाज व्यवस्था में परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। इसी परिवेश ने फ्रांसीसी राज्य क्रांति की जमीन तैयार की, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना आंतरिक पुकार बन गई। यह तीन बातें ही सृजन का प्रयोजन बन गई। नव्य अभिजात्यवादी नियम, संयम, रूढ़िबद्धता के विरोध में स्वच्छंदवाद ने जन्म लिया। कविता के क्षेत्र में इस विद्रोही प्रवृत्ति ने विलियम ब्लेक और तमाम जो थे चिंतक सैमुअल कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ, शैले, किट्स, बायरन आदि को जन्म दिया। इन सभी स्वच्छंदतावादी कवियों के सृजन का प्रयोजन आत्म साक्षात्कार, आत्मसृजन और आत्माभिव्यक्ति। इस तरह मानव की मुक्ति कामना ही स्वच्छंदवाद में सृजन का प्रयोजन बनकर उपस्थित है। स्वच्छंदवादी सृजन अभिजात्यवादी सृजन प्रयोजन का विरोध इस अर्थ में है कि वह नियम, संयम, संतुलन, तर्क की अपेक्षा प्रकृति, स्वच्छंदता, मुक्त अभिव्यक्ति, कल्पना, भाव आवेग में विश्वास करता है। जीवन के अनंतवादी, सौंदर्यवादी, कलावादी, आनंदवादी, सौंदर्यवादी, कलावादी मूल इसमें प्रधान है। सुंदर के साथ रहस्य, अद्भुत वैचित्र्य में उसकी रुचि है। सुंदर के साथ अद्भुत के संयोग को स्वच्छंदतावादी कला का प्राण तत्व माना जा सकता है। काव्य कला में कल्पना शक्ति का अबाध विस्तार हुआ है। कॉलरिज वर्ड्सवर्थ का योगदान इस क्षेत्र में स्मरणीय है। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड्स की भूमिका में कहा कि कविता हमें आनंद प्रदान करती है। विद्वानों ने स्वच्छंदवाद और भारतीय रस सिद्धांत की तुलना में यह सिद्ध किया है कि आनंदवादी मूल्य और कलावादी मूल्यों में अद्भुत समानता है। डॉक्टर नागेंद्र ने दोनों की तुलना के बाद निष्कर्ष रूप में कहा है, स्वच्छंदतावाद का आनंदवाद के साथ घनिष्ठ संबंध है। फिर शैले का मानवता की मुक्ति में अटूट विश्वास है। वर्ड्सवर्थ का सर्वोत्तमवाद, कॉलरिज का आत्मवाद
किट्स का सौंदर्य के प्रति उल्लासपूर्ण आस्था और वायरन का जीवन के प्रति अगाध उत्साह आनंदवाद के ही विभिन्न रूप हैं। कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन। एक अर्थ में स्वतंत्रतावाद की प्रवृत्ति ने ही कलावाद का रूप निर्धारण किया। सन 1888 में फ्रांस में विक्टर कुर्जे ने कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत को ऑस्कर वाइल्ड, एसी ब्रैडले, एसी स्विनबर्न तथा कर्ली जैसे कलाकारों का समर्थन प्राप्त हुआ। कला का उद्देश्य धार्मिक या नैतिक नहीं, स्वयं अपनी पूर्णता की तलाश है। इसी स्थिति के कारण उसे किसी उपयोगितावाद, नैतिकवाद, सौंदर्यवाद, मार्क्सवाद की कसौटी पर कसना गलत है। कला की एकमात्र कसौटी ही सौंदर्य चेतना की तृप्ति। कला उस सौंदर्य अनुभूति की वाहक है जो अपना लक्ष्य आप ही है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काव्य और कला की जो हालत थी, कलावाद को उसी प्रतिक्रिया में उठा आंदोलन कहना चाहिए। काव्य और कला की अपनी पृथक और स्वतंत्र सत्ता है। उसका एकमात्र प्रयोजन आनंद की सृष्टि। विशेष बात यह है कि स्वतंत्रवाद, सौंदर्यवाद और कलावाद में गहरा भेद है। 3 अलग वैचारिक दृष्टिकोण हैं। कलावादी मानते हैं कि कलात्मक सौंदर्य स्वाभाविक या प्राकृतिक सौंदर्य से श्रेष्ठ होता है। इस विश्वास की झलक बादलेयर, रैम्बो, मार्लेम में मिलती है। बिंबवाद और प्रतीकवाद भी एक हद तक कलावाद का ही विस्तार है। बालजांक और गाटियर के बाद फ्रांस में पार्नेसियन संप्रदाय का जोर बढ़ने लगा और रूप विधान पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित हुआ। रूपवाद, संरचनावाद, नई समीक्षा, नव संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद, डेरिडा के विनिर्मितिवाद आदि को कला के लिए सिद्धांत दृष्टि का विकास मानना चाहिए। कला जीवन के लिए सिद्धांत। कलावादी दृष्टि का खंडन कला को जीवन के लिए सिद्धांत को मानने वाले विचारकों ने जोरदार शब्दों में किया। इन विचारकों ने कलावाद को पलायनवाद, रीतिवाद, घटिया भोगवाद का समर्थक सिद्धांत कहा। कभी कभार इसे व्यक्तिवाद, सौंदर्यवाद से जोड़कर भी निंदित किया। कलावाद पर सीधा हमला मार्क्सवाद ने किया और उसे विकृत रूपवाद कहा। कला जीवन के लिए विचार के संकेत तो अरस्तु से लेकर सर फिलिप सिडन तक व्यापक रूप में मिलते हैं, किंतु इस क्षेत्र में मैथ्यू आर्नल्ड का नाम विशेष उल्लेखनीय। उनका उदय रोमांटिक युग की समाप्ति और विक्टोरियन युग के चरम वैभव काल में हुआ था। यही वह समय जब डार्विन और मार्क्स के विचार सामने आ चुके थे। इंग्लैंड का मध्य वर्ग नैतिक मूल्य के पतन पर था और औद्योगिक विकास और विज्ञानवाद के अंधड़ में सांस्कृतिक पतन के लक्ष्य दिखाई दे रहे थे। अर्नाल्ड ने धर्म के स्थान पर संस्कृति को रखते हुए अपनी सांस्कृतिक चिंता व्यक्त की। उन्होंने कविता का प्रयोजन जीवन की आलोचना घोषित किया। जीवन की आलोचना का अर्थ है जीवन सौंदर्य के गहन से गहनतर सत्य और यथार्थ का साक्षात्कार, अर्थात भीतरी बाहरी जीवन का समग्रता में अंकन। यह अंकन काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियमों के अधीन होना चाहिए। वास्तव में काव्य सत्य से आर्नल्ड का तात्पर्य विषय वस्तु की मूल्यवत्ता से है और काव्य सौंदर्य से अभिप्राय है अभिव्यंजनागत सौंदर्य। उनके विचार से जीवन में नैतिक विचारों का महत्व बहुत अधिक है। नैतिक विचारों की उपेक्षा करने वाली कविता तो जीवनद्रोही, समाजद्रोही कविता है। हिंदी में इसी दृष्टिकोण का समर्थक बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल आदि ने किया। मैथ्यू आर्नल्ड और आचार्य रामचंद्र शुक्ल में विचारों के स्तर पर गहरी समानता है। साहित्यिक रीतिवाद का खंडन करने में दोनों ही अपने अपने ढंग से बेजोड़ हैं। मैथ्यू आर्नल्ड के बाद I.A. रिचर्ड्स ने काव्य की उपयोगिता को मूल्यों से संबद्ध करके सिद्ध किया। रिचर्ड्स ने वैज्ञानिक पद्धति से काव्य की व्याख्या करते हुए कहा कि कविता का लक्ष्य विरुद्धों में सामंजस्य स्थापित करना, कला अनुभूति या सौंदर्य अनुभूति जीवन अनुभूति से भिन्न नहीं है। कला अनुभव भी सामान्य जीवन अनुभव की कोटि से जुड़ा अनुभव है।
कला का प्रयोजन मानवीय मनोवेग से सामरस्य और संतुलन स्थापित करना है। आवेग की शांति को काव्य का प्रयोजन कहकर रिचर्ड सार्वकालिक तथा सार्वदेशिक काव्य शास्त्र में निर्दिष्ट सामान्यता सभी प्रयोजन और विशेषता आनंद का मूलोच्छेद कर देता है। रिचर्ड्स के मत से आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। रिचर्ड्स ने कलावादी अभिव्यंजनावादी दृष्टि का प्रबल तर्कों से खंडन किया और मूल्य सिद्धांत की स्थापना की। काव्य का चरम मूल्य है कलात्मक पारितोष और भाव परिष्कार। कला इसी अर्थ में अनुकरण है कि वह जीवन का पुनःसृजन करती है। टी.एस. एलियट मैथ्यू अर्नाल्ड के नैतिकतावादी की एक कठोर आलोचना की है। एलियट ने स्वच्छंदतावादी दृष्टि का विरोध करते हुए गैर रोमांटिक दृष्टि को अपनाया है। काव्य और समीक्षा का उद्देश्य उन्होंने लोक अभिरुचि को सुधारना, परिष्कृत करना माना। सृजन के दो उद्देश्य हैं, साहित्य का बोध और आस्वाद। मार्क्सवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन। मार्क्सवादी साहित्य को समाज परिवर्तन के अस्त्र के रूप में मानता है। साहित्य को जन जागरण, लोक जागरण का प्रकाश साहित्य से जन जागरण और लोक जागरण का प्रकाश फैलाता है। पूंजीवादी साहित्य और सामंतवादी साहित्य का विश्लेषण करते हुए मार्क्सवाद उसका विरोध करता है। मार्क्स ने जिस मूल्य सिद्धांत की बात की थी, मार्क्सवादी उसके आधार का साहित्य विचारधारा, शिल्प और मूल्य चेतना पर विचार करते हैं। मार्क्सवाद ने कला के लिए सिद्धांत के व्यक्तिवाद और भाववाद का खंडन किया है। इसके अनुसार साहित्य का उद्देश्य है मानव को प्रबुद्ध सामाजिकता की दृष्टि से संपन्न करना, शोषण, अन्याय, अनीति और अनैतिकता के प्रति जागरूकता पैदा करना। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। साहित्यिक उद्देश्य जीवन यथार्थ का, जीवन सौंदर्य का वास्तविक उद्घाटन है। कार्डवेल से लेकर जॉर्ज लुकाच तक सभी मार्क्सवादी चिंतक साहित्य का उद्देश्य मानव कल्याण भावना की अभिव्यक्ति मानते हैं। मार्क्सवाद कलावादी मूल्यों से ज़्यादा महत्व मानववादी, मानवतावादी, नैतिक उपयोगितावादी या सामाजिक मूल्यों को देता है। अतः मानता है साहित्य जनता के लिए, साहित्य का प्रयोजन मानव कल्याण है। मनोविश्लेषणवादी चिंतन में साहित्य प्रयोजन। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत या भाव परिष्कार सिद्धांत का एक नया पाठ मनोविश्लेषण शास्त्र के अंतर्गत उठाया गया है। मनोविश्लेषण शास्त्री फ्रायड की यह स्थापना है कि अवचेतन और चेतन मन में दमित काम वासना से अनेक रोग, व्याधियाँ, मानसिक विक्षेप, उपद्रव उठ खड़े होते हैं, जिनका शमन या प्रतिकार उपभोग, उदात्तीकरण अथवा रेचन द्वारा हो सकता है। काव्य काम वासना के रेचन अथवा उदात्तीकरण का माध्यम है। काव्य का प्रयोजन है मानव की भावनाओं का उन्नयन, परिष्करण और उदात्तीकरण करना, मन की भीतर विकृतियों से मुक्ति दिलाकर चित्त का समन। सौंदर्यपरक काव्य और उद्दाम श्रृंगार परक काव्य, नाटक, उपन्यास के अध्ययन प्रेक्षण से मानव की काम भावना परिष्कृत होती है और उसका वेग भी थम जाता है। मनोविश्लेषण शास्त्री एडलर ने साहित्य को ग्रंथियों से मुक्ति दिलाने का माध्यम माना है। काव्य और कला का कार्य भाव और विचारों का रेचन या परिष्कार करना है। पश्चिम में समय समय पर काव्य और कला, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, नृतल शास्त्र, राजनीति शास्त्र के भीतर ही वैचारिक आंदोलन उठते रहे हैं। काव्य और ललित कलाओं से संबंधित अनेक विचारधाराओं, आंदोलनों, प्रवृत्तियों को उद्देश्य की दृष्टि से स्थूल रूप में दो वर्गों में ही रखा जा सकता है: आनंदवादी मूल्यों की महत्व प्रतिष्ठा वाले विचार समूह और कल्याणकारी मूल्यों की महत्तम प्रतिष्ठा वाले विचार समूह। इन दोनों के भीतर सृजन का प्रयोजन या अर्थ मानव चेतना का विस्तार और विकास है।
सृजन एक मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। रचनाकार कलाकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है, भावों विचारों को संप्रेषित करता है, जीवन की जटिलता को अनुभूति की आंच में सहजता से पकाकर पाठक को परोस देना भी साहित्य का एक प्रयोजन कहा जा सकता है। इस प्रकार काव्य या कला का प्रयोजन है भाव विचारों का संप्रेषण तथा सांस्कृतिक चेतना का विस्तार और परिष्कार। हिंदी के रचनाकार आलोचकों के काव्य प्रयोजन से संबंधित विचार। हिंदी के भक्ति काव्य का उद्देश्य एक ही है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, प्रेम ही जीवन को उदात्त बनाता है, बैर नहीं। प्रेम से ही मनुष्य वैकुंठी या दिव्य बन सकता है। पूरा भक्ति काव्य इसी भावना की अभिव्यक्ति है। वृत्तियों से टकराकर लोक जागरण की राह दिखाई निर्गुण धारा के कबीर ने सामाजिक धार्मिक विकृतियों से टकराकर लोक जागरण की राह दिखाई तो जायसी ने पद्मावत में सत्ता शक्ति के घमंड को चूर कर दिया। रामचरितमानस में तुलसीदास ने साहित्य प्रयोजन पर कहा है, कीर्ति भनिति तिभूति भली सोई, सुरसरी सब का हित होई। अर्थात कीर्ति प्रीति भनिति का एक ही उद्देश्य है, लोक मंगल की भावना। अतः लोक मंगल की भावना को ही भक्ति काव्य और जीव गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि के भक्ति शास्त्र का प्रधान प्रयोजन माना जा सकता है। हिंदी के रीतिकाल और रीति शास्त्र में दरबारी काव्य के मूल्यों का पोषण हुआ। सरस राग रीति रंग में पूरी तरह निमग्न हो जाना सामंतों की नियति बन गया। रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त तीनों धाराओं के कवि श्रृंगारिकता, रसिकता और झूठी शास्त्रीयता का पल्ला पकड़े रहे। राधिका कान्हा सुमिरन को बहाने इस कविता का प्रधान उद्देश्य बन गया। भोग, केलिक, क्रीड़ा, विलासपूर्ण मनोरंजन साध्य हो गए। बिहारी के इस दोहे में कि राधा के शरीर से अनुराग करो, पूरे रीतिकाल का एक जीवन दर्शन समाहित है। इस काल में श्रृंगार रस को रसराज का रूप तो मिला है, मूलतः यह कलाकाल है। इस काल के ज़्यादातर कवि बिहारी देव, मतीराम, घनानंद आदि रसवाद के पोषक हैं। ये सभी कवि प्रेमी नहीं, रसिक ही हैं। आधुनिक काल के रचनाकार आलोचकों के काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टि। आधुनिक काल में आकर मनुष्य सारे चिंतन का केंद्र हो गया और ईश्वर की धारणा व्यक्तिगत आस्था तक सीमित हो गई। मनुष्य की इस बुनियादी अवधारणा में परिवर्तन नवजागरण या पुनर्जागरण की मानसिकता से आया। भरतेंदु बाबू तथा इस युग के सभी लेखक गद्य पद में विदेशी साम्राज्यवादी लूट तंत्र का विरोध करते हैं। इस युग के नाटक तो इस विरोध का सर्वाधिक समर्थ माध्यम कहे जा सकते हैं। इस पूरे युग की प्रतिनिधि सृजन ध्वनि, साम्राज्यवादी शोषण का विरोध, आपसी गृह कलह की समाप्ति, सामाजिक धार्मिक सुधार चेतना, 1857 की जन क्रांति के विफल हो जाने का दर्द तथा लोक जागरण की चेतना, अंग्रेजी साम्राज्यवादी लूट तंत्र के प्रति विरोध, विक्षोभ, विद्रोह और बगावत को व्यक्त करना ही इस काव्य की प्रमुख टोन है या प्रधान उद्देश्य। द्विवेदी युग के सृजन कर्म ने पुराने दरबारी काव्य की रूढ़ियों से हिंदी कविता को मुक्त करने के लिए रीतिवाद विरोधी अभियान चलाया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से रीतिवाद विरोधी आंदोलन को तेज किया।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की महत्ता को लोक जागरण की चेतना से संबंध मानते हुए माना कि साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वो तोप, तलवार और बम के आगोलों से में भी नहीं पाई जाती। उसी प्रकार आचार्य द्विवेदी जी साहित्य को लोक जागरण का सर्वाधिक समर्थ माध्यम मानते हैं। द्विवेदी जी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने रीतिवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लिया। गुप्त जी रीतिवाद की निंदा करते हुए कविता का आधार लोक अनुभूति और सर्वसाधारण से जोड़ते हैं। उनकी भारत भारती का राष्ट्रीय जागरण में अमर स्थान है। गुप्त जी ने काव्य प्रयोजन को लेकर जगह जगह कहा है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। है जिस कविता का काम लोकहित करना, सद्भाव से मनुज मात्र का भरना। पहले तो कांत सादृश्य हृदय का हरना, फिर प्रकटित करना विमल ज्ञान का झरना। और फिर उसके बाद एक उनकी और पंक्ति, संदेश नहीं मैं स्वर्ग लोक का लाया, इस भूतल को ही मैं स्वर्ग बनाने आया। पूरी की पूरी द्विवेदी युगीन कविता में साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल भावना। रीतिवाद विरोधी अभियान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वंद्व दृढ़ आधार दिया। रस की लोक मंगलवादी व्याख्या करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक कार्य किया। भरत और मैथ्यू अर्नाल्ड के साथ I.A. रिचर्ड्स की ओर झुकते हुए उन्होंने कलावाद रूपवाद का खंडन किया। काव्य में विरुद्धों के सामंजस्य सिद्धांत का समर्थन किया और काव्य प्रयोजन संबंधी दृष्टिकोण को स्पष्टता से प्रस्तुत करने के लिए निबंध लिखा। काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था के प्रतिमान हैं तुलसीदास और उनका रामचरितमानस तथा सिद्धावस्था या आनंद क्रीड़ा के कवि विद्यापति बिहारी लाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य सहचर में साहित्य का प्रयोजन लोक चिंता को घोषित किया है। उनके प्रिय कवि कबीर हैं। आचार्य द्विवेदी मानते हैं कि रचनाकार लोक चिंताओं से जुड़कर ही लोक को दिशा दृष्टि देता है। हिंदी काव्य शास्त्र में पूर्वी और पश्चिमी काव्य शास्त्र पर डॉक्टर नागेंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे रसवादी आचार्य हैं और उनके चिंतन का उत्तम अंश है रस सिद्धांत। डॉक्टर नागेंद्र साहित्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति मानते हैं, रस को काव्य प्रतिमान। छायावाद के कवियों ने सृजन को भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नवजागरण से शक्ति लेकर मानव मुक्ति चेतना की ओर प्रवृत्त किया। सुमित्रानंदन पंत ने पल्लव की भूमिका में रीतिवाद की कठोर निंदा की और मुक्ति जीवन सौंदर्य की अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया। इसके बाद जयशंकर प्रसाद ने कविता को श्रेष्ठमयी प्रिय ज्ञान धारा माना है, अर्थात ज्ञान और लोकमंगल दोनों का सामंजस्य ही सृजन धर्म है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मिल्टन, माइकल, मधुसूदन दत्त, तुलसीदास और रविंद्रनाथ की नवजागरणवादी परंपरा का हिंदी में विस्तार किया। उनका पूरा सृजन और चिंतन नवजागरण के मूल्यों से अनुप्राणित है और रूढ़िवाद का विरोधी। निराला और प्रसाद की चिंतन राह पर ही महादेवी वर्मा आगे बढ़ी है। उन्होंने गद्य में उपेक्षितों को और काव्य में शक्ति काव्य को अपनाया। उनके मत से साहित्य का उद्देश्य मानव करुणा का विस्तार। हिंदी में प्रगतिवाद के आंदोलन ने रूढ़िवाद का विरोध करते हुए मार्क्सवादी समाज चिंतन को ग्रहण किया। प्रेमचंद ने कहा, रचनाकार समाज में आगे चलने वाली मसाल होता है। रचनाकार स्वस्वभाव से प्रगतिशील होता है। उन्होंने लिखा, हमारे साहित्यकार ने निश्चित रूप से मनुष्य की महिमा स्वीकार कर ली है। अगला कदम सामूहिक मुक्ति का है, सब प्रकार के शोषणों से मुक्ति। आदर्श और अधिक उत्साह दिया।
व्यक्ति मानव के स्थान पर समष्ट मानव का प्राधान्य, परंतु साथ ही उसने मनुष्य को व्यापक आदर्श और अधिक उत्साह दिया। प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य में जनता की चेतना को जागृत करना और परिष्कृत करना साहित्य का उद्देश्य माना। हिंदी में प्रगतिशील शब्द व्यापक अर्थ का वाहक है, किंतु प्रगतिवाद एक निश्चित तत्ववाद को सूचित करता है। प्रगतिशील साहित्य में विषय वस्तु या अंतर वस्तु को ज़्यादा महत्व मिलता है, रूप को कला विन्यास को कम। साहित्य का उद्देश्य प्रतिक्रियावादी शक्तियों के लोक विरोधी जन विरोधी चरित्र का भांडाफोड़ और मनुष्य की मनुष्यता का विकास, परिष्कार और प्रसार, रहस्यवादी भाववादी रचना, कर्म का खंडन, कला के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला में अउपयोगितावाद और यथार्थवाद की महत्व प्रतिष्ठा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने रीतिवाद, कलावाद के खंडन का कार्य प्रेमचंद और उनका युग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना परंपरा का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य तथा निराला की साहित्य साधना आदि सभी पुस्तकों में किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लोक मंगलवादी चिंतन दृष्टि का विकास ही साहित्य का प्रयोजन माना है। उसके बाद शिवदान सिंह चौहान, रंग राघव, प्रकाश चंद्र गुप्त का चिंतन, मार्क्सवाद के विचारों का अनुवाद मात्र है। हिंदी में गजानन माधव मुक्तिबोध ने नया चिंतन किया है। अज्ञ के चिंतन में शीत युद्ध की छाया, क्षणवाद और रूपवाद, कलावाद का विरोध किया गया है। प्रयोगवाद युग में मुक्तिबोध साहित्य को जनता के लिए जन जागरण का अस्त्र मानते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और तथा भूरी भूरी खाक धूल की कविताओं में वे पूंजीवादी साम्राज्यवाद के चिंतनों का विरोध करते हैं। प्रयोगवादी युग, नई कविता युग तथा समकालीन युग में अज्ञ, धर्मवीर भारती, विजयदेव नारायण शाही, निर्मल वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी आदि साहित्य चिंतकों की एक पूरी पीढ़ी है जो व्यक्ति स्वातंत्र्य लघु मानव सिद्धांत में विश्वास करती है। लेकिन इस पीढ़ी को कलावादी, रूपवादी, भाववादी, प्रतिक्रियावादी, शीत युद्ध के मूल्यों के प्रचार की पीढ़ी कहना एकदम गलत और भ्रामक है। इनमें कोई भी ना तो शुद्ध फ्रायडवादी है ना अस्तित्ववादी। ज़्यादातर प्रजातंत्रवादी, समाजवादी चिंतन के लोग हैं जो कला के लिए को साहित्य का प्रयोजन नहीं मानते। इन सभी के मत से साहित्य का प्रयोजन मानव व्यक्तित्व का समग्र विकास, मानव स्वाधीनता की रक्षा, मुक्त चिंता का विकास। यह चिंतन अधिनायकवादी, उपनिवेशवादी, साम्राज्यवादी, फासिस्टवादी, मार्क्सवादी चिंतन का विरोध करता है। विजयदेव नारायण शाही ने साहित्य किसके लिए पुस्तक के निबंधों में अनेक प्रकार से यह कहा है कि रचनाकार किसी विचारधारा का भोपू नहीं होता। रचनाकार का मानवतावाद रचना की अर्थ व्यंजना में निहित रहता है। अपनी पुस्तक जायसी में उन्होंने कहा है कि पद्मावत में जायसी का उद्देश्य सूफी सिद्धांतों का प्रसार न था। वे त्रासदी के माध्यम से मानव सत्य का साक्षात्कार कराना चाहते थे। हिंदी जाति का विकास और इतिहास साक्षी है कि वह हर देशी विदेशी को अपने में विलीन करते हुए एक नया रूप दे देता है। इसलिए हिंदी चिंतन परंपरा में लोक मंगलवादी, मानव सत्यों से साक्षात्कारवादी दृष्टि ही साहित्य का प्रयोजन रही है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि काव्य कला का प्रयोजन लोक मंगल भावना है। लोक मंगल भावना का अर्थ है मनुष्य का विकास, उस मानवता का विकास जिसमें मानव के प्रति गहरे सामाजिक सरोकार हो, उसमें सौंदर्य अनुभूति का विकास हो, उसे ही भावों का विरेचन, भाव परिष्कार, भाव उन्नयन, सांस्कृतिक चेतना का विकास आदि अनेक नाम दिए गए हैं। रचनाकार ही मानवता के प्रति करुणा और सहानुभूति की चेतना का विस्तार करता है। इसी में आनंद के साथ लोक मंगल की सिद्धि का भाव निहित है। अपने पराये की भेद बुद्धि से मुक्त होकर रचनाकर्म का मानवता वाद विश्व दृष्टि का प्रसार करता है। लोक जागरण और लोक कल्याण ही जीवन के सत्य, स्थिर और सुंदर की समग्र अभिव्यक्ति है और यही साहित्य का प्रयोजन। अब पढ़ेंगे शब्द शक्ति विवेचना।